व्यू 360 में। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमलों के बाद अमेरिका में भी नफरत और तशद्दुद रोकने पर गौर। अमेरिकी मुसलमान खुद को कितना महफूज महसूस कर रहे हैं? अपने FSC के ज़माने में जब मैं सीखता था तो मैं अपने वालिद साहब से नज़र बचा के जाता था। और मेड इन पाकिस्तान में लाहौर में कायम नेशनल म्यूजिक अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में जुम्मे को 2 मसाजिद पर हमले में हलाक होने वालों की मैयतें आज से लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। इस हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 9 पाकिस्तानी थे। उनकी याद में आज पाकिस्तान में परचम सिरनगू रहा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि इस दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क में असलहे के कवानीन में तब्दीलियों का ऐलान कुछ ही रोज़ में कर दिया जाएगा। हमले के मुबैना मुल्ज़िम 28 साला ब्रेंटन टेरेंट ने अस्करी तर्ज की वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल कानूनी तौर पर खरीदी थी, जिससे उसने नमाजियों को निशाना बनाया। ब्रेंटन टेरेंट की जो तस्वीर उभरी है उसके मुताबिक वो नस्ल परस्त नजरियात का हामिल शख्स था। 74 सफ़ात पर मबनी नफरत से भरपूर उसके मैनिफेस्टो में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र ने यहाँ वाशिंगटन में भी एक नई बहस छेड़ दी है। टेरेंट अमेरिकी सदर की पॉलिसियों का हामी तो नहीं, मगर उसकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा उभरती एक सफ़ेद फार्म शनाख्त की अलामत ज़रूर है और मुल्ज़िम अपना और उनका एक मुश्तरका मकसद भी देखता है। तो वर्दा खलील के जानिब इस वक्त हम चलेंगे, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। वर्दा, ये बताएगा कि मुल्ज़िम के मैनिफेस्टो में जिस तरह सदर ट्रंप का जिक्र किया गया है उसको वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है? जी सारा, सदर ट्रंप का जो इस हवाले से जो रद्द अमल था न्यूजीलैंड पर जो हमला हुआ उसके ऊपर, उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इसकी मजम्मत भी की, लेकिन फिर भी उनके रद्द अमल को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो हर मामले में ट्विटर का सहारा लेने वाले सदर ने इस हवाले से अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया और ना ही अभी तक उन्होंने न्यूजीलैंड में अमरीकी सफीर से कोई रब्ता किया है। डेमोक्रेटिक रहनुमा एमी क्लोबचार ने, जो कि एक सदारती उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि सदर लोगों में तफरीक पैदा कर रहे हैं और उनका इस तरह के हमला आवर जो हैं वो सदर को अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सदर को इस मामले की शदीद मजम्मत करनी चाहिए और दुनिया भर में मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। इसी हमले के पेश नज़र फेसबुक और सोशल मीडिया को भी शदीद तनकीद का सामना है। अमरीका में नफरत अंगेज वाक़यात और सोशल मीडिया के किरदार पर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड हमले के मुल्जिम ने तारिकीन वतन के खिलाफ नफरत से भरपूर एक एलामिया जारी किया। कहा जा रहा है कि अदालत में पेशी के दौरान उसने हाथ से सफेद फार्म कौम परस्तों का मखसूस निशान भी बनाया। न्यूजीलैंड में होने वाली ये अनहोनी बदकिस्मती से अमरीकियों के लिए गैर मामूली नहीं, जो स्याह फार्मों के एक चर्च और यहूदियों की एक इबादतगाह पर बड़े पैमाने पर फायरिंग के हमलों की शक्ल में नफरत पर मबनी तशद्दुद देख चुके हैं। जब आप नफरत और गन्स को मिला देते हैं तो उसका अच्छा नतीजा नहीं निकलता। एक जमाने में ज्यादातर नजरों से ओझल रहने वाली सफेद फार्म नस्ल परस्ती अमेरिका में खुलकर सामने आ रही है। सन 2017 में वर्जीनिया के शहर शार्लेट्सविल की सड़कों पर होने वाले मुजाहिरों से लेकर आज इंटरनेट तक इसकी मिसालें देखी जा सकती हैं। वो समझते हैं यूरोपी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले सफेद फार्म गैर सफेद फार्मों से बरतर हैं। सफेद फार्मों की बर्तरी की सोच के आजादाना इजहार में इजाफा हो रहा है। ये खुलेआम नजर आने लगी है। सोशल मीडिया भी इस मसले का हिस्सा है, जिसकी बहुत ही कम हदूद हैं। लिहाजा जब नफरत अंगेज मवाद की बात आए तो सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनीज को चौकन्ना रहना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर न्यूजीलैंड हमले की मजम्मत की। ये बेहद अंदोनाक है। मैंने न्यूजीलैंड की वजीर आजम को कहा है कि हम 100% उनके साथ हैं। साथ ही सदर ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए खतरे को अहमियत नहीं दी और कहा कि उन्होंने हमला आवर के एलामिये को नहीं देखा, जिसमें उसने सदर ट्रंप को सफेद फार्मों की शिनाख्त की अलामत करार दिया है। सदर ट्रंप को शार्लेट्सविल में सफेद फार्म नस्ल परस्तों और उनके मुखालिफिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों में दोनों फ्रीकैन को तशद्दुद का बराबर जिम्मेदार ठहराने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सदर गैर कानूनी तारिकीन वतन और उनके मुतालिका ममालिक के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज भी इस्तेमाल करते आए हैं। सदर ट्रंप के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सदर सफेद फार्म नस्ल परस्त नहीं है। न्यूजीलैंड हमलावर को ट्रंप का सपोर्टर कहना ठीक नहीं। वो एक बीमार और बुरा शख्स था। दूसरी जानिब अमरीका भर में मुख्तलिफ अकायदीन के रहनुमा इस मौके को नफरत के खिलाफ एक मुत्तहिद और मौसर पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी सारा, फेसबुक ने कहा है, उन्होंने हमला जो न्यूजीलैंड पर होने वाला हमला है उस हवाले से 15 लाख वीडियोस को सोशल मीडिया से हटा दिया है और फेसबुक पर दबाव बढ़ रहा है कि वो नफरत अंगेज मवाद को अपने सोशल मीडिया से हटाए। और तकरीबन 17 मिनट तक हम जानते हैं कि यह हमला फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बराह रास्त नशर भी हुआ था। वर्दा खलील हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू वर्दा। अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त नज़रियात रखने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, इस मौजू पे अमरीका में तहकीक करने वाले एक इदारे सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर के मुताबिक मुल्क में न सिर्फ नफरत पर मबनी गिरोहों की तादाद 20 साल के बुलंद तरीन सतह पर है, बल्कि इनमें सबसे नुमाया इजाफा सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों में हुआ है, जो 2018 में इनकी तादाद 148 तक पहुंच चुकी है। उससे पहले 2017 में इनकी तादाद 100 के करीब थी। तो सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर के मुताबिक इस इजाफे की एक बड़ी वजह शिद्दत पसंद नजरियात का फरोग है। अब यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि बाज़ ग्रुपों ने इस क्लासिफिकेशन को चैलेंज भी किया है। उनका यह कहना है कि ना ही उनको नफरत पर मबनी ग्रुपों में शामिल करना चाहिए और ना ही सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों में, लेकिन ऐसे ग्रुपों की तादाद थोड़ी ही है जो सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर को चैलेंज कर रहे हैं इस मामले पर। ज़्यादातर इन्हीं स्टेटिस्टिक्स को अमरीका में इस वक्त देखा जा रहा है एक परेशान कुन हकीकत के तौर पर। तो न्यूजीलैंड में मसाजिद के खिलाफ दहशतगर्दी के बाद अब अमेरिका के कई शहरों में भी मसाजिद की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। अमेरिकी मुसलमानों के इस हवाले से क्या खदशात हैं, आइए जानते हैं नीलोफर मुगल की इस रिपोर्ट में। ये अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कायम दारुल हिजरा मस्जिद है, जहां पर इस वक्त नमाज का वक्त हो रहा है। न्यूजीलैंड में होने वाले वाक़े पर इस मस्जिद में और मकामी मस्जिदों की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इस वाक़े पर यहाँ के लोग भी अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत से मासूम लोगों की हलाकत पर अफसोस है जो उस वक्त इबादत कर रहे थे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। नस्ल परस्त लोग हर जगह पाए जाते हैं और ये वाकया उनमें से एक है। इस मस्जिद में आने वालों की एक बड़ी तादाद तारिकीन वतन की है। सिर्फ 4000 लोग यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हैं। दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर इमाम नईम बेग का कहना है कि ये मस्जिद माजी में भी नफरत पर मबनी धमकियों की जद में रही है और न्यूजीलैंड वाले वाक़े के बाद वो मुसलमान कम्युनिटी को यहाँ मुत्तहिद रहने का पैगाम देते हैं। हमारी कम्युनिटी में लोग उससे बड़े मुतासिर हुए हैं उस वाक़े की वजह से, और हम आज ये मैसेज दे रहे हैं लोगों से बात करके कि हमें अमेरिका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग होना है और ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि अगरचे वो इस हालिया सूरत हाल से खौफजदा हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर हैं और वो अपनी मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए यहाँ इस मस्जिद में आते रहेंगे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। अमेरिका में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों के बाद गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। हलाक होने वालों की याद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताज़ियती इज्तिमात का सिलसिला जारी है। अमरीकी रियासत मिशिगन चलते हैं वहाँ के इलाके डियरबोर्न में, जहाँ अरब नजाद मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। मकामी इस्लामिक सेंटर में एक यादगारी तकरीब के लिए जमा होने वालों का कहना था कि मासूम लोगों का खून बहाने वालों का कोई मजहब नहीं और नफरत आमेज बयानात को रोकने के लिए खड़ा होना अब जरूरी हो गया है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब रियासत मेरीलैंड भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद वहाँ पाई जाती है और उनका कहना था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं और किसी एक को तकलीफ पहुँचने का दुख सभी को होता है। इसी तरह रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में भी सियासतदानों ने मुसलमान आबादी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से रहने का हक हासिल होना चाहिए। ये दहशतगर्दी थी और इसे करने वाला एक दहशतगर्द है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ जिंदगियां लेना नहीं बल्कि डर फैलाना और लोगों के दिलों में खौफ बिठाना था। हम डरेंगे नहीं, हम इकट्ठे होने और आपस में मिलकर बैठने से नहीं डरेंगे। हम मसाजिद, चर्चेस और यहूदी इबादत गाहों में जाना जारी रखेंगे, क्योंकि इबादत की जगह अमन के मकामात होते हैं और हम अपने अमन को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। इस वाक़े के बाद मैं अपने बच्चों को मस्जिद में और ज्यादा लेकर आऊंगी। अब तक हम हफ्ते में 2 दिन आते थे, अब मैं उन्हें 3 दिन लाया करूंगी। मैं उन्हें अपने अकीदे, इकट्ठे होने और मोहब्बत की जरूरत के बारे में और ज्यादा सिखाऊंगी। हम अपने सदर से मुतालबा करते हैं कि वो इस दहशत
गर्दी और नफरत की मजम्मत करें जो सफेद फाम नस्ल परस्तों और नाजियों जैसे अनासिर के इकदामात से फैली है। मैंने सीखा है कि इंतकाम का कोई हल नहीं, मोहब्बत इसका हल है, नेकी, रहम दिली, हर वो चीज जो नफरत का बिल्कुल उलट है। जो लोग मारे गए और जख्मी हुए, इससे हम सब मुतासिर हुए हैं, क्योंकि वो हम हैं और हम वो। जब भी नफरत अपना इजहार इस तौर से करती है तो हम सब के लिए अहम हो जाता है कि हम इसके खिलाफ खड़े हों और इसकी वाज़ेह अंदाज में मजम्मत करें और बदी को बताएं कि वो जीत नहीं सकती। न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमले की तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो फिर लॉग ऑन कीजिए facebook.com/voa urdu के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम तर कॉन्टेंट एक क्लिक के साथ मिलेगी। इथियोपिया की वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मुल्क की एयरलाइन के हालिया हादसे में तबाह होने वाले जहाज के फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा से जाहिर होता है कि ये हादसा अक्टूबर में इंडोनेशिया में इसी मॉडल के एक और जहाज के हादसे से वाज़े तौर पर मिलता जुलता है। इथियोपियन ओहदेदारों ने यह तो नहीं बताया कि दोनों हादसों में उन्हें क्या मुमासलत नजर आई, मगर यह वाज़े है कि दोनों हादसे अमरीकी कंपनी बोइंग के 737 मैक्स 8 जहाज को पेश आए, जो परवाज के कुछ ही मिनटों बाद पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। इन वाक़यात में तकरीबन 350 अफराद हलाक हुए। अमरीका समेत कई मुल्कों ने इस जहाज की परवाजें फिलहाल रोक दी हैं। बोइंग इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां कर रही है। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। सूबा बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों से सूबे के 4 अजला नौशकी, पशीन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। पशीन और किला अब्दुल्ला में ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन की मुश्किलात हमें बता रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के इस गांव में 2 माह कबल तक बारिशों के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। गुज़श्ता दिनों इस इलाके में बादल तो खूब बरसे, मगर सैलाब से 150 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई, जिसने यहाँ के घर और गुजरगाहों को बुरी तरह मुतासिर किया। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला के किली लमड़ान के रिहायशी हयातुल्ला का घर रहने के काबिल नहीं रहा। मकान के 3 कमरे बारिशों के बायस ज़मीन में पड़ने वाले शगाफ से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इन्हें हुकूमत की जानिब से सिर्फ ये एक खैमा मिला है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 7 बजे के टाइम पे हम लोग चाय पी रहा था, पता चल गया कि ज़मीन फट गया, तो हम लोग को शक पड़ गया। फिर बाद में बच्चे सारा बाहर निकाल दिया, कमरे गिरने वाला था। तो ये जो अपना मकान है ये इसी छोड़ दिया, बस इसी खड़ा हुआ है, ना ये रहने के काबिल है ना इसमें रह सकता। गांव के लोगों का कहना है कि यूं तो ज़मीन में पड़ने वाली दरार अफगानिस्तान की सरहद तक गई है, मगर इससे ज़िला पशीन का इलाका हुरमज़ई भी मुतासिर हुआ है। अमीर मोहम्मद के घर में सहन से कमरे तक पड़ी इस दरार से नुकसान का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले मैंने भाइयों को कहा कि बच्चों को कमरे से निकालें। बच्चों को कमरे से निकालने के 10 या 20 मिनट बाद सहन में एक दरार पड़ गई और सारा पानी उसमें चला गया। गांव के मकीनों के मुताबिक सिर्फ किली लमड़ान में 50 से ज़ायद घर, मसाजिद और तालीमी इदारे इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, मगर इनका शिकवा है कि ताहाल हुकूमत की जानिब से इनकी बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में कुदरती आफात के बाद आवाम को रिलीफ फराम करने वाले इदारे PDMA के हुकाम का दावा है कि इनकी टीम ने पहले लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाकर इन्हें खुराक और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया किया। अब दूसरे मरहले में मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। 1 मार्च को बारिश हुई, उसमें हमारे ज़्यादातर जो मुतासर 4 अजला है। इन अजला में हमने ऐसा किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिस एरिया में अप्रोच था, सबसे पहले हमने वहाँ पे इमीडिएट रिलीफ रिस्पांस किया और लोगों को रेस्क्यू किया। बलूचिस्तान में इससे कबल भी नौशकी, पशीन और कोयटा में ज़मीन में दरारें पड़ने के वाक़यात हो चुके हैं। PDMA और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये मालूम हुआ है कि खुश्क साली और ट्यूबवेलों के जरिए ज़मीन से बेदरेग पानी निकालने से ज़मीन में शगाफ पड़ गए हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, पशीन, बलूचिस्तान।
भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के एक इंतहाई गरीब इलाके में एक लाइब्रेरी बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने का मौका दे रही है जहां वो कुछ भी बन सकते हैं। ये लाइब्रेरी बच्चों को कहानियां बुनना सिखा रही है। अब कुछ बच्चों की कहानियां तो हिंदी जुबान के मकबूल रिसालों में भी छप चुकी हैं। तो आइए चलते हैं इस लाइब्रेरी में। ऐसा मंजर आमतौर पर किसी कच्ची आबादी में नजर नहीं आता। किताब घर नामी इस लाइब्रेरी के इन दो छोटे से कमरों में ये बच्चे अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी कहानियां भी लिखते हैं। इन बच्चों की लिखी हुई कहानियां मकबूलियत हासिल कर रही हैं। गौरव कुमार का एक अफसाना ऑनलाइन रिसाले द वायर में छप चुका है। इस कहानी में इसने अपने तस्वुरात को लफ्जों की शक्ल दी है। जब मैं आने से पहले सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब सोसाइटी जैसा एरिया होगा, बहुत बड़े बड़े घर होंगे और मतलब बहुत कुछ अलग होगा यहाँ पे। लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी अब जब धीरे धीरे रहने लगा हूँ तो पता चल गया कि नहीं। ये बच्चे जो इस लाइब्रेरी में आते हैं शहर के किनारे फैले हुए इन छोटे छोटे मकानों में रहते हैं और अपने खानदानों के साथ कई साल पहले दिल्ली की कच्ची बस्तियों से यहाँ मुंतकिल हुए थे। ये तजुर्बा उनके दिलों में एक छाप छोड़ गया है और इनमें से बहुत से बच्चे अपने पुराने ठिकानों से बेदखल होने की दास्तान बयान करते हैं। अक्सर सुना जाता है कि लोग गांव से शहर जाते हैं, लेकिन शहर से गांव भी जाते हैं। तो जब ये इस तरीके से शहर और गांव के किस्से हुए तो हमने शहर को भी लिखा, हमने अपनी उस घटना को भी लिखा, पानी के किस्सों को लिखा, बसने के किस्से लिखे, उजड़ने के किस्से लिखे। ये लाइब्रेरी अंकुर नामी एक रजाकार ग्रुप चला रहा है जो बच्चों को एक तख्लीकी प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। एक ऐसा काम जो भारत का स्कूल सिस्टम नहीं कर पा रहा। इस सिलसिले में पहला मरहला था इन बच्चों को वो किताबें पढ़ने का हौसला देना जो उनके घर वाले खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। दूसरा, अपने ख्यालात को कलम बंद करने की सलाहियत को उजागर करना। इन बच्चों की तहरीरों ने हंस हिंदी नामी अदबी रिसाले जैसी मकबूल अशातों में जगह हासिल की है। स्कूल में जो बोलने के लिए कहा जाता है वहाँ वही बोलना होता है। अंकुर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं। लिखने की वजह से जो शब्द मिले हैं ना आसपास से, उनको जोड़कर मैंने खुद आंसर बनाना शुरू किया। बुक की लैंग्वेज उठाकर नहीं, अपनी खुद की एक लैंग्वेज गढ़ना शुरू किया। इन बच्चों की कहानियों ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। बचपन नहीं लिख सकता, जो बचपन नहीं लिख सकता तो बचपन जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य को अगर एक बालक लिखता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के समाज में। हिंदी अदब में नामवर मुसन्निफीन के साथ नाम छपना इन बच्चों के लिए बहुत हौसला अफजा बात है। तो अगर रोशनी मध्यम भी हो जाए तो वो पढ़ना और कहानियाँ लिखना तर्क नहीं करते। ऐसी कहानियाँ जो उनको एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता दिखा रही हैं। अंजना पसरीचा के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे हफ्तावार सिलसिले मेड इन पाकिस्तान में आज हम लेके आए हैं लाहौर में कायम नेशनल म्यूजिक एकेडमी। ये मुल्क में मौसीकी की पहली ऐसी एकेडमी है जहां बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनजर रखा गया है। तो यहाँ मौसीकी और गायकी को बतौर करियर मुंतखब करने वालों के लिए क्या नया है, ये बता रही हैं लाहौर से समन खान। लाहौर में कायम नेशनल म्यूजिक एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां हर उम्र का शख्स मौसीकी सीखने की जुस्तजू लिए आ सकता है। डॉक्टर इफ्तिखार सादिक पेशे के एतबार से गायनाकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन म्यूजिक सीखने की जो ख्वाहिश जवानी में पूरी ना हो सकी उसे पूरा करने का अरमान लिए यहाँ पहुँचे हैं। अपने एफएससी के ज़माने में जब मैं सीखता था तो मैं अपने वालिद साहब से नज़र बचा के जाता था। वो सो जाते थे, मैं निकल जाता था, उनके उठने से पहले वापस आता। क्यों? मैं जाता कहाँ था? ऐसी जगह पे जहाँ मैं जिक्र नहीं कर सकता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल टकसाली है और ये शालमी, इस तरह की जगहों पे। अब तो ये मतलब दिस इज एन इंस्टीट्यूशन नाउ। बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बना ये कैंपस पाकिस्तान में नेशनल म्यूजिक एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की पहली शाख है। कैंपस के डिजाइन से लेकर यहाँ पढ़ाए जाने वाले निसाब तक इस एकेडमी के हर पहलू को ऑस्ट्रेलिया के इदारे के असूलों के मुताबिक तरतीब दिया गया है ताकि तालिब इल्म बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत हासिल कर सकें। जो बच्चा यहाँ से कुछ 2 साल या 3 साल का कोर्स करके निकलेगा और फिर वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, वो जर्मन जाए, इटली जाए, जहाँ की उसको बिल्कुल ज़ुबान आती नहीं है, तो वहाँ जब नोट्स उसके सामने रखे जाएंगे म्यूज़िक के तो वो प्ले भी कर सकेगा और वो गा भी सकेगा।
नेशनल म्यूजिक एकेडमी में रवायती और मॉडर्न साजों और गुलूकारी की तालीम दी जाती है। NCA डिग्री करा रहा है या पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिकोलॉजी की डिग्रीज हो रही हैं, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक तो कहीं पे भी इस तरह से फॉर्मली नहीं था। तो इंग्लैंड से मेरे जो हैं वो वोकल कोच बाजिल साइमन, उनसे मैं ट्रेनिंग लेता रहा, ऑनलाइन भी मैंने उनसे ली, उनको विजिट भी किया। नेशनल म्यूजिक एकेडमी नामी गरामी मौसीकारों की बजाय सनत याफ्ता उस्तादों को जगह देती है। यहाँ मुश्तरका क्लासेस के अलावा 1-to-1 यानी खालिस्तन उस्ताद और शागिर्द की बैठक को तरजीह दी जाती है। 3-2-1 नेशनल म्यूजिक एकेडमी पाकिस्तान में मौसीकी की दुनिया में जिद्दत और नई टेक्नोलॉजी ले तो आई है, लेकिन मौसीकी सीखने वालों को एक मुस्तकिल प्लेटफॉर्म दिए रखने के लिए उन्हें इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए यहाँ की इंतज़ामिया स्पॉन्सर्स को वेलकम करने को भी तैयार है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिका में गिरवी रखवाए गए सामान की दुकानें या पॉन शॉप्स काफ़ी मकबूल हैं। इस कारोबार पर मबनी एक रियलिटी टीवी शो पॉन स्टार्स भी यहाँ पे लोग बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि जो नायाब चीज़ें इन दुकानों में मिल जाती हैं कहीं और नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं इस बारे में ये दिलचस्प रिपोर्ट। आपको ये मालूम नहीं होता कि पॉन शॉप में आपको क्या मिल जाए और किस स्टोर में बर्फ हटाने वाली मशीन के साथ आबी न्योले की खाल की बनी जैकेट पड़ी मिलेगी, या फिर मौजूदा दौर के लैपटॉप्स में घिरा 19वीं सदी का घड़ियाल। यही कशिश अमेरिका में सामान गिरवी रखने वाली दुकान या पॉन शॉप्स की मकबूलियत की एक बड़ी वजह है। रियासत वर्जीनिया में कई पॉन शॉप्स के मालिक एरिक रेजर कहते हैं कि पॉन शॉप अब एक फैशनेबल और जदीद उम्दा जगह है। हमारे पास यहाँ पिकासो का असली फनपारा आ चुका है। हमारे पास कुछ आला ब्रांड जैसे रोलेक्स की घड़ियां हैं। हमारे पास एक ऐसे परिंदे का सर था जो 100 बरस से मादूम हो चुका है। पॉन शॉप्स में चीजों की फरोख्त से पैसा तो आता ही है, मगर उनकी असल कमाई का जरिया कीमती चीजें गिरवी रखने के एवज नकद कर्जे फ्राहम करने से होती है। इन कर्जों पर बैंकों के मुकाबले में सूद भी ज्यादा होता है। अगर ग्राहक 30 रोज के अंदर रकम वापस कर दे तो गिरवी रखी चीजें वापस कर दी जाती हैं, वरना स्टोर उसे फरोख्त करने के लिए अपने पास रख लेता है। अक्सर औकात लोग जरूरत के वक्त अगले हफ्ते के खर्च, बिजली के बिल की अदायगी या गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए किसी और जरिए से पैसे हासिल नहीं कर सकते। एंथनी रियूचरो अपनी शादी के लिए कुछ चीजें गिरवी रख रहे हैं। 3 माह बाद मेरी शादी है। मेरा अपना कारोबार है और जैसे जैसे मुझे चेक मिलेंगे मैं अपनी चीजें वापस खरीद लूंगा। सभी गाहक कर्ज की तलाश में नहीं आते। ये बहुत लुत्फ की बात है कि आपको 50 या 60 की दहाई का कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिब्सन लेस पॉल, जो शायद बहुत तारीखी हो सकता है रेडियो पर किसी रिकॉर्ड में आपने इस गिटार को सुना हो। दूसरी पॉन शॉप्स की तरह टॉप डॉलर पॉन को भी इंटरनेट पर इस्तेमाल शुदा चीजों के कारोबार से झटका लगा है। स्टोर के मालिक को एहसास है कि अपना वजूद कायम रखने के लिए शायद दूसरों की तरह उन्हें भी इंटरनेट का सहारा लेना पड़े, मगर वो समझते हैं कि ईंटों और गारे से बनी दुकानों की जरूरत फिर भी रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉन शॉप्स में चीजें खरीदते हैं। वो अच्छी डील्स की तलाश में एक से दूसरी पॉन शॉप का दौरा करते हैं। हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो हर हफ्ते पाबंदी से सौदेबाजी के लिए आते हैं। और आपको बिल्कुल पता नहीं कि कब कोई छुपा खजाना आपको मिल जाए। डेब्रा ब्लॉक के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। सारा जमान को भी इजाजत दीजिए और जाते जाते देखिए न्यूजीलैंड के दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वालों के लिए मकामी बाशिंदों का रिवायती खिराज तहसीन, जो हाका कहलाता है। Oh,